वंस अगेन ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी वॉरियर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वॉरियर्स एकेडमी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स एंड इन इकोनॉमिक्स वी आर डिस्कसिंग about money and credit. We have discussed so far about many things regarding money and credit. Today we'll discuss about formal sector credit in India. So dear students, before starting today's session, I want to share you one thing. Dear students, आप लोगों ने कंप्यूटर की भाषा में गीगो का नाम सुना होगा, GIGO। गीगो का अर्थ होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है ना, ये बहुत पॉपुलर है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिविटी इन नेगेटिविटी आउट, द प्रोसेस आई एम sharing with you, that negativity in negativity out and the positivity in positivity out, goods in then goods out, obscenity in then obscenity out. Our input equals our output, our inputs equal our outputs. Whatever we do input, output will be same as our input. Our subconscious mind does not discriminate. Whatever we choose to put into our mind, our subconscious will accept and our behavior will reflect accordingly. मतलब जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम पाएंगे। कहने का मतलब, अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो हमारा रिजल्ट भी नेगेटिव होगा, हमारा एक्शन भी नेगेटिव होगा। अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो हमारा हर चीज़, हमारा हर लाइफ का हर स्टेप पॉजिटिव होगा। हमारा सोच, हमारा एक्शन, हमारा बिहेवियर, हमारा सब कुछ पॉजिटिव होगा। हम अगर अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा इनपुट डालेंगे अपने अंदर में, तो हमारा आउटपुट भी अच्छा निकलेगा। जिस प्रकार हम अच्छा खाएंगे तो अच्छा विचार बनेगा, अच्छा सोचेंगे तो हमारा आने वाला, मत कहने का मतलब, जैसा नज़रिया रखोगे, जैसा नज़रिया रखोगे वैसा नज़ारा बनता है। आपका नज़रिया अगर अच्छा है तो आपका नज़ारा भी अच्छा लगेगा, लेकिन आपका नज़रिया ख़राब है तो नज़ारा भी आपको ख़राब लगने लगेगा। दैट इज़ वाई गीगो इज़ वेरी फेमस एंड इट इज़ वेरी वेरी important for our life. In each and every video I share you with a new motivation topic. So dear students, जो भी टॉपिक हम आपसे चर्चा करते हैं, प्लीज़ आप लोग इसको अपने दिमाग में और दिल में दोनों में बैठा लीजिएगा। Try to follow all these things because these are all the very important facts of life. So dear students, let us start today's session, and today's topic is formal sector credit in India. मतलब भारत में जो औपचारिक शाख हैं, क्रेडिट सेक्टर्स हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। So before starting, dear students, I want to say that if you have not subscribed our channel, please subscribe our channel and like, subscribe and share our channel to as much possible. Why? Because many type of videos we publish in our YouTube channel. सिर्फ आपके कोर्स ऑफ सब्जेक्ट ही नहीं, बल्कि इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी कंपटीशन के लिए, जीके, जीएस वगैरह सारा चीज़ हम अपलोड करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, और जिसको पढ़ के आप बहुत सारे ढेरों सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जितना से जितना ज़्यादा हो सके हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा सबको मिल सके। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव सीन इन द अबव एग्जाम्पल, पिछले लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किए थे, ठीक है ना। सो उसमें लोन मतलब कहाँ कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, मतलब बहुत ऐसे सोर्सेस हैं जिससे हम लोग लोन प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। द वेरियस टाइप ऑफ लोन कैन बी कन्वीनियंटली ग्रुप्ड एज फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। मतलब हम लोग लोन जो है वो फॉर्मल सेक्टर से भी ले सकते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर से भी। फॉर्मल सेक्टर कहने का मतलब, जैसे फॉर्मल सेक्टर में आता है आपका बैंक, और बैंक से जुड़ी हुई जितने भी सेक्टर्स हैं, सारा बैंक से रिलेटेड जो सर्विस देते हैं उनसे हम ले सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर में आप अपने फ्रेंड से उधारी ले लिए,
आप अपने संबंधी से उधारी ले लिए, आप किसी बड़े साहूकार से उधारी ले लिए, आप किसी पैसे वाला से उधारी ले लिए, तो ये कर्ज ले लिए, ठीक है ना। तो ये सब जो चीज़ है ये इनफॉर्मल में आएगा, और फॉर्मल में वो सेक्टर्स आएगा जो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा सुपरवाइज किया जाता है, वैसे सेक्टर्स फॉर्मल्स में आएंगे, ठीक है। सो अमंग द फॉर्मर आर लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स। द informal lenders include money lenders, traders, employers, relatives, friends। ये आपके इनफॉर्मल्स में आएंगे, ठीक है ना। इन ग्राफ 1 लुक एट दिस ग्राफ 1, ठीक है ना। इस ग्राफ 1 को देखिए, इसमें जज कीजिए, ये सेक्टर, ये पार्ट जो है ये मनी लेंडर है, जो जमींदार लोग होते हैं। ये सेक्टर है आपका कमर्शियल सेक्टर है, ठीक है ना। बैंक हो गया और कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह सब, हाँ ये बैंक्स हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया। और ये सेक्टर है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक्स, ठीक है ना। और ये छोटा सा पार्ट है जो गवर्नमेंट का है, ये पार्ट दिख रहा है, ये नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज, कोई भी हो सकता है। ये पार्ट है आपका रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो कमर्शियल बैंक 25%, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक्स 25%, गवर्नमेंट 1%, मतलब लोग जो कर्ज लेते हैं उनका परसेंटेज बताया जा रहा है। ये नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज 2% बताया जा रहा है, ठीक है ना। रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से लगभग 8% लोग उधारी लेते हैं, मनी लेंडर से 33% लोग कर्ज लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमको, सबसे ज़्यादा मनी लेंडर से हमारा लोग कर्ज ले रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका कमर्शियल बैंक से है और कोऑपरेटिव बैंक से, ठीक है, और बाकी थोड़ा थोड़ा इधर उधर से, ठीक। तो ज़्यादातर लोग मनी लेंडर से हमारा कर्जा ले रहे हैं इस फिगर के हिसाब से। तो किस सेक्टर से ज़्यादा क्रेडिट, मोर क्रेडिट्स कमिंग फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, किस सेक्टर से ज़्यादा क्रेडिट आ रहा है। सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनल ऑफ फॉर्मल सोर्सेस ऑफ इंडिया। जैसा कि हमने अभी चर्चा किया आपके साथ, ये जो जितना भी बैंक है इसको सुपरवाइज कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। सबको सुपरवाइज करता है जो फॉर्मल सेक्टर के बैंक्स हैं। फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन द बैंक मेंटेन ए मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट्स दे रिसीव। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में चर्चा किया था कि बैंक अपने पास कुछ राशि जमा रखती है, जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जो है उसको सुपरवाइज करती है। द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। आरबीआई मॉनिटर करती है जो कैश बैलेंस है बैंक में। In RBI sees that the banks give loan not just a profit making business। जो लोन दे रही है सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ही तो नहीं बना के रखी है, एंड ट्रेडर्स also to small cultivators, small scale industries, to small borrowers etc। मतलब बैंक sees that the bank give loans not just to profit making business and traders। बैंक सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन को ही तो नहीं दे रही है या ट्रेडर्स को ही तो नहीं दे रही है, बस इसको सुपरवाइज करती है कि सबको दे रही है। जैसे कि आपका कल्टीवेटर्स हुआ, स्मॉल कल्टीवेटर्स हुआ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ, स्मॉल बोरोवर्स हुआ, तो सबको। कहने का मतलब आरबीआई का काम है बैंक को सुपरवाइज करना है कि वो सबको लोन दे, सबको कर्ज दे, ताकि लोग अपनी अर्थव्यवस्था उससे कमा के अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार कर सकें, अपना पॉवर्टी लेवल को घटा सकें। पीरियडिकली बैंक हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग टू हुम एट व्हाट इंटरेस्ट रेट। अब बैंक का कर्तव्य बनता है और बैंक का ड्यूटी है कि वो आरबीआई को सारा रिपोर्ट, सारा डिटेल्स टाइम टू टाइम देते रहे। There is no organization which supervise the credit
एक्टिविटीज़ ऑफ लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो लोन लिए जाते हैं या उधारी लिए जाते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से, उसको सुपरवाइज करने वाला कौन है? उसको सुपरवाइज करने वाला कोई नहीं है। आप अपने मित्र से कुछ पैसे उधारे ले लिए तो उसको सुपरवाइज कौन कर रहा है? किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपका मित्र आपको 5% इंटरेस्ट लेने के बजाय 10% इंटरेस्ट डिमांड करता है, आप किसी पर क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। दे कैन लेंड एट वॉट एवर इंटरेस्ट रेट, कोई भी इंटरेस्ट रेट से आपको चुकाने के लिए कहता है, आप कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। और वह इस तरह से अनियोजित काम करते हैं, लेकिन भी उसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि वह इनफॉर्मल सेक्टर के अंतर्गत आता है, उसको सुपरवाइज करने वाला कोई नहीं है। कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर्स, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन। फॉर्मल सेक्टर में हमको जो एक बार एक मिनिमम चार्ज लिया जाता है इंटरेस्ट का, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर में मनमाना इंटरेस्ट लिया जाता है, जिसके कारण किसान और कृषक वर्ग की जो गरीब लोग हैं वो कर्ज में ही डूब जाते हैं, और कर्ज पूरा नहीं कर पाने के कारण अपनी ज़मीन को गिरवी रखना पड़ता है। Thus the cost to the borrower of informal loans is much higher. Yes. Higher cost borrowing means larger part of the earning of the borrower used to repay the loan. Higher cost of borrowing, ज़्यादा पैसा लिए, इसका मतलब क्या है? लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग, जितना कमाएंगे उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमको उसको चुकाने में लगेगा। हेंस बोरोवर्स हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर देमसेल्फ। अब जो उधारी लिए हैं उनके पास कितना बचा? बहुत कम पैसा बचा। एज वी सॉ फॉर श्यामल इन सोनपुर, श्यामल और सोनपुर के जो श्यामल जी हैं उनका कहानी में जो हम लोग देखे थे, ठीक है ना। इन सर्टेन केस the high interest rate for borrowing can mean that the amount to be repaid is greater than the income. इनकम से बड़ा मेरा पे करने वाला अमाउंट हो जाता है, तो उससे जो चुकाने वाला है उसके लिए एक बहुत बड़ा दबाव बन जाता है। दिस कुड लीड टू इंक्रीज डेप्ट, और इसी से हमारा कर्ज बढ़ते जाता है, ठीक है ना। और इसी प्रकार वह कर्ज के जाल में फंस जाता है। ऑल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग मे नॉट डू सो बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। और अगर कोई बड़ा मतलब इंडस्ट्री बैठाना चाहता है या तो कुछ बड़ा उद्यम करना चाहता है, वो मतलब ऋण के अधिक लागत को देखकर वो पीछे हट जाता है, क्योंकि कर ही नहीं पाएगा, चुका ही नहीं पाएगा, तो फिर वो बिजनेस को करके क्या फ़ायदा उसको। ओके, फॉर दिस रीज़न बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज नीड टू लेंड मोर. This would lead to higher income and many people could then borrow cheaply for the variety of needs. इस प्रकार इस सभी कारणों को देखते हुए बैंक और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपने विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। They could grow crops, do business, set up small scale industries, etc. बिजनेस कर सकते हैं, फसल उगा सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, छोटा उद्योग कर सकते हैं, नया उद्योग लगा सकते हैं। दे कुड सेटअप न्यू इंडस्ट्रीज और ट्रेड इन गुड्स, बहुत सारा काम कर सकते हैं वो, अगर उनको सस्ता रेट में अगर उनको लोन मिल जाए, कर्ज मिल जाए तो। सो चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। सो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सस्ता और अफोर्डेबल
जो अनुकूल है, अनुकूल कर्ज जिसको कहेंगे हम लोग, अनुकूल कर्ज किसको कहेंगे, जिसको कि कर्जदार उसको आसानी से चुका सके, यह हमारे देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जितना भी VVI हम लोग टॉपिक चर्चा कर रहे हैं सबको याद रखिएगा, क्योंकि इसको जब आप आंसर लिखिएगा तब आपको कंक्लूजन करके सारे आंसर को कंक्लूड करके, सारे टॉपिक्स को, सारे पॉइंट, सारे फैक्ट्स को कंक्लूड करके आपको आंसर में लिखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, let us discuss another topic, formal and informal credits, who gets what. Let us discuss about this topic. So dear students, औपचारिक और अनौपचारिक क्रेडिट से किसको क्या मिलता है, ठीक है ना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ग्राफ 2 के बारे में बताया गया है। ग्राफ 2 यहाँ पर है, देख लीजिए आप लोग। पहले ग्राफ 2 को हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है ना। ग्राफ 2 में क्या कहता है, यहाँ पर कुछ कैटेगरी में बांटा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा स्टडी करते हैं। दिस इज 85% एंड दिस इज 15%, एंड ब्लू कलर इज रिफरिंग टू इनफॉर्मल सेक्टर, लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर, एंड पर्पल कलर इज रिफरिंग लोन फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर्स। तो पुअर हाउस होल्ड जो होते हैं और 15% बैंक को प्रीफर करते हैं, बाकी जो है इनफॉर्मल सेक्टर से अपना गांव घर के मनी लेंडर्स हुआ, चाहे साहूकार हुआ, चाहे जो भी हुआ, उनसे कर्ज लेके अपना काम चला लेते हैं, ठीक है ना। हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट, जिसके पास थोड़ा मोड़ा एसेट्स है, ठीक है ना, वो 47% बैंक को प्रीफर करते हैं, 53% इनफॉर्मल सेक्टर को प्रीफर करते हैं। उसी प्रकार जो थोड़ा सा संपन्न व्यक्ति है, भरा पूरा परिवार है, वो 72% बैंक को प्रीफर करता है, फॉर्मल सेक्टर को प्रीफर करता है, 28% इनफॉर्मल सेक्टर को प्रीफर करते हैं। लेकिन जो बड़े जैसे टाटा बिरला अंबानी जैसे लोग हैं, वैसे लोग 90% बैंक को प्रीफर करते हैं, यानी फॉर्मल सेक्टर को प्रीफर करते हैं, और 10% लोग ही इनफॉर्मल सेक्टर को प्रीफर करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, ठीक है। चलिए, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टॉपिक। ग्राफ 2 shows the importance of formal and informal sources of credit. Yes, for people in urban areas, the people are divided into 4 groups. We have discussed right now. These 4 people are divided into 4 groups: 1, 2, 3, 4. Okay. From poor to rich, yes. As shown in the figure, you can see that 85% of the loan taken by poor household from informal sources compared to which the rich urban household. What do you mean? What do you find? Only 10% of their loans are from informal sectors. किसका? रिच लोगों का सिर्फ 10% आपका इनफॉर्मल सेक्टर से है, बाकी 90% जो है फॉर्मल सेक्टर से है। लेकिन गरीब लोग जो हैं वो 85% आपका इससे है, आपका इनफॉर्मल सेक्टर से है, ठीक है ना। A similar pattern is also found in a rural area. The rich households are availing cheap credit from formal lenders, whereas the poor households have to pay the large amount for borrowing. ठीक है। What does all this suggest? तो ये सब हम देखने से हमको क्या लगता है, क्या सजेस्ट करता है ये सब चीज़, ठीक है ना। जैसे कि एक चीज़ और समझिए, ये सबसे पहला बात तो हम देख रहे हैं कि गांव के जो लोग हैं ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर्स, जो अनौपचारिक क्षेत्र हैं, उसी को प्रीफर करते हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो फॉर्मल सेक्टर्स को प्रीफर करते हैं। इन सबसे क्या पता चलता है? पहला, औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का केवल 50% ही पूरा कर पाता है। बाकी ज़रूरतें जो है अनौपचारिक स्रोत से ही पूरी होती है। औपचारिक स्रोत से सिर्फ 50% ही पूरा कर पाते हैं, लेकिन बाकी अनौपचारिक जो ऋण, जो लोन देते हैं, और अनौपचारिक लोन लेने के लिए उधार पर आमतौर से ब्याज की दर बहुत अधिक होती है, और यह जो उधार होता है कर्जदाताओं के लिए आय बढ़ाने का काम ही कर पाता है।
इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेष ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है, ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक स्रोत पर से निर्भरता हट जाए। ठीक है ना। सो what does all this suggest? First, the formal sector still meet only about half of the total credit needs that rural people. फॉर्मल सेक्टर पूरा नहीं कर पाता है, बाकी उनको गांव के जो मनी लेंडर्स हैं उनका सहारा लेना पड़ता है। ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं वो। ठीक है ना। इनफॉर्मल सेक्टर्स के द्वारा लेते हैं, इनफॉर्मल लेंडर्स के द्वारा लेते हैं, जो कि बहुत हाई इंटरेस्ट लेता है। सो इट इज़ नेसेसरी दैट बैंक्स एंड द कोऑपरेटिव इंक्रीज देयर lending particularly in the rural areas so that the dependence on informal sources of credit reduce। जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर्स का सहारा लेते हैं, वो घटे। ठीक है ना। और कर्ज से बचें। जितना ज़्यादा कर्ज होगा उतना ज़्यादा लोग गरीबी की ओर बढ़ते जाएंगे, दबते जाएंगे। सेकेंडली, वाइल formal sector loans need to expand, it is also necessary that everyone receive these loans। जिस प्रकार इसको हम लोग एक्सपेंड भी करते हैं फॉर्मल सेक्टर्स को, फॉर्मल सेक्टर का जो लोन है इसको हम एक्सपेंड भी करते हैं, तो सभी कोई इस पर पहुंच भी अपना बना सके, सभी लोगों तक ये पहुंच भी पाए, ऐसा होना चाहिए। एट प्रेजेंट इट इज़ द रिचर हाउस होल्ड who receive formal credit whereas the poor have to depend on informal sources। जो अमीर लोग होते हैं वो आसानी से रिसीव कर लेते हैं, वो आसानी से उन लोग को मिल जाता है। ठीक है ना, फॉर्मल सेक्टर से लोन। और गरीब लोग हैं यहाँ अभी तक उनको इनफॉर्मल सोर्सेस का ही सहारा लेना पड़ता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन्स। और यहाँ तक कि एक बात यह भी है कि जो गरीब लोग हैं उन तक आसानी से पहुंच पाए लोन, और उनको लोन की जो प्रक्रिया है वह आसान तरीक़ों में दिया जाए, उसके लिए कोई क्रिटिकल सिस्टम ना बनाया जाए, ताकि सभी को लोन मुहैया कराया जा सके और सबको समान वितरण हो सके। ठीक है ना, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फ़ायदा उठा सकेंगे। ओके, so let us work this out. Some questions are there, you just have to do all these questions. First is that what are the differences between formal and informal source of credit? Okay, क्या difference है दोनों formal and informal source of credit में, क्या difference है? Whatever you have discussed so far, you have to analyze all those things, and if you have not understood the things, then once again you listen our video, you go to playlist and find the chapter, and after then find the video and watch again. Why should credit at reasonable rate be available for all? तो सबको एक रीजनेबल रेट पर क्यों उपलब्ध कराया जाए, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे एक फ़ायदा हो सकता है हमारा गरीबी घटेगी और आसानी से लोग फॉर्मल सेक्टर को प्रीफर करेंगे। Should there be a supervisor such as the Reserve Bank of India that looks into the loan activity of informal lenders? Why should it take task be quite difficult? क्या ये जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं इनके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सुपरवाइज करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो ये किस तरह से ये मतलब डिफ़िकल्ट है, ये इसको सुपरवाइज करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, इसके बारे में भी चर्चा करना है आपको। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट थिंग, व्हाई डू यू थिंक दैट द शेयर फॉर फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इज हायर फॉर द रिचर हाउस होल्ड कंपेयर टू द पुअरेस्ट हाउस होल्ड? मतलब फॉर्मल सेक्टर में रिचर जो धनी व्यक्ति हैं, धनी हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है ना, जो अमीर हाउस होल्ड्स हैं उनका पहुंच बहुत ज़्यादा है और गरीब लोगों का कम है। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? आपको इसको एनालाइज करना है, थिंक करना है और आपको इसका आंसर लिखना है। दिस इज योर ओन टास्क, यू हैव टू डू बाय योर ओन। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
and next day we will discuss about self-help group for the poor. So dear students, कैसा लगा आज का वीडियो आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. If you want to suggest anything for video, you can suggest me also, and your suggestions and comments are always welcome to me, and your suggestions are always welcome to me in my video, okay, in my comment box. Once again, dear students, once again I am repeating this, if you have not subscribed and share, please like, subscribe and share to our YouTube channel for more updates. Wishing you a very best of luck, wishing you a very all the best. Thank you very much. See you in our next video.